नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोरोना महामारी के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। भारतीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नियमों को अधिसूचित किया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और सफारियों को आज से खोलने का फैसला। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक कर्मी शहीद हुए तो इन दलों ने दुख भी प्रकट नहीं किया था। पुलवामा हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। प्रधानमंत्री ने आरंभ 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिविल सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और नौजवान अधिकारियों को भी आम जनता से जुड़ना चाहिए। उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों को जनता के जीवन में कम से कम दखलंदाजी और सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बजाय रखने वाले हो। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद के समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
कल शाम आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका और कैरिबियाई देशों से लेकर दक्षिण प्रशांत तक के देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय कूटनीति अपनी प्रतिरक्षा और सुरक्षा जरूरतों तथा आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के अनुरूप होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना काल की अनिश्चितता से बाहर निकलने के लिए ही आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है। We not only ramped up production to meet a spike in global demands, but actually supplied medicines to 150 countries, many of them on a grant basis. The attention is also shifting to the difference we will make in ensuring that vaccines for COVID are affordable and accessible. श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने निकटतम पड़ोसियों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार, संपर्क और आवाजाही की सुविधा बढ़ाकर और आतंकवाद को समाप्त करके ही क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति के कारण ही 3 दशकों तक भारत और चीन के बीच सहयोग में वृद्धि हुई। दोनों देशों के संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के लिए आपसी समझौतों का सम्मान करना होगा और वास्तविक नियंत्रण रेखा को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। To restore normalcy, agreements between the two countries must be respected scrupulously in their entirety. Where the line of actual control is concerned, any attempt to unilaterally change the status quo is unacceptable. The relationship cannot be immune to changes in the assumptions that underpinned it. कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी मौजूद थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 146 महिलाओं सहित 1463 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छपरा, मोतिहारी, समस्तीपुर और बाघा में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर और बाघा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनावों के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम चरण में अपना पूरा जोर लगा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में विवादित बयानों के मामलों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनावी सभाओं में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव पर 1 दिन का प्रतिबंध लगाया है। वहीं 2 अन्य मंत्रियों उषा ठाकुर और बिसाहूलाल साहू को भी नोटिस दिया है। इसके पहले आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे चुनाव आयोग का उचित फैसला बताया है। उधर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के 9 प्रमुख नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में सीरा और आरआर नगर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सीरा सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि आरआर नगर में 16 प्रत्याशी हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। देश में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 7.16% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय कुल 5,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। 48,268 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 81,37,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। अब तक 1,21,641 लोगों की मौत
मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आ रही है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.49% है। मंत्रालय ने बताया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में असम, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 5,062 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 3,86,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि अब तक कोविड-19 के 3,47,000 से अधिक रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,665 लोग स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय राजधानी में और 41 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,511 हो गई है। इस समय 32,719 लोगों का उपचार चल रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने बंद स्थलों में 200 व्यक्तियों के विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी है। शामिल लोगों की संख्या खुले स्थलों के मामले में जमीन के आकार पर निर्भर होगी। पहले सिर्फ 50 व्यक्तियों के साथ एक जगह पर मौजूद रहने की सीमा तय की गई थी। शादी समारोहों में फेस मास्क पहनना, आपसी दूरी को बरकरार रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पूरी क्षमता के साथ अंतर्राज्यीय आवागमन की भी अनुमति दे दी है। ये अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि बस में कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा और बिना मास्क के भी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना मामलों में कमी आ रही है, लेकिन सभी को और भी सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों, आगामी त्योहारों और जाड़े के मौसम को देखते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कोरोना का संक्रमण न बढ़े। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 1,822 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 2,426 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। अब तक 4,51,070 कोरोना मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में 23,678 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना सर्विलांस का कार्य तेजी से किया जा रहा है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोल दिए जाते थे। कोविड महामारी और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा जिप्सियों को वर्चुअल माध्यम से फ्लैग ऑफ करके किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन पर्यटकों के लिए NIC और 15 चिन्हित पॉइंट जो हमने पीलीभीत टाइगर में चिन्हित किए हैं, उनको पर्यटकों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पर्यटक चूका बीच, बाइफरकेशन आदि का आनंद ले सकते हैं। गुजरात में कल कोविड के 935 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 90% से अधिक हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,72,944 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,56,119 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,014 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 90.27% हो गई है। राज्य में अब तक 60,53,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 227 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 178 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 13,106 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 59 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 5 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,719 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु के कृषि मंत्री R. दुरईकन्नु का कल रात निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे।
पिछले महीने की 13 तारीख को यात्रा करते समय उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल रात 11:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। दुरईकन्नू कोविड का शिकार होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं। इससे पहले कन्याकुमारी से लोकसभा सदस्य एच वसंत कुमार और राज्य विधानसभा के सदस्य अंबलागन की कोरोना से मृत्यु हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोरोना महामारी के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। भारतीय चिकित्सा आयोग ने MBBS प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नियमों को अधिसूचित किया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और सफारियों को आज से खोलने का फैसला और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नए नियमों को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अधिसूचना में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रयोगशाला का होना अनिवार्य किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ये जरूरी होगा कि उसमें 300 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रबंध भी हो। पश्चिम और मध्य रेलवे मुंबई में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इस समय 1410 रेलगाड़ियां चल रही हैं। 610 अतिरिक्त उपनगरीय रेलगाड़ियों की बढ़ोतरी की जाएगी। मध्य रेलवे अभी चल रही 706 रेलगाड़ियों के अलावा 314 अतिरिक्त गाड़ियां चलाएगा। पश्चिम रेलवे मौजूदा 704 सेवाओं में 296 उपनगरीय रेलगाड़ियां जोड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से कोविड-19 के लिए अनिवार्य रूप से सभी निर्देशों को पालन करने का अनुरोध किया है। पहले की तरह रेलवे आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सभी यात्रियों को उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाए। सरकार ने पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा और सभी यात्रियों को उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए प्रस्तावित समय स्लॉट दिए हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद रखने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर के बाद शुरू करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों को देखते हुए लिया है। मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक सहित कई राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई सरकारी भवनों को सजाया गया है।
एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश में नई ऊंचाइयों को छुआ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में योगदान कर रहा है। केरल आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1956 में मालाबार, कोच्चि और तिरुवंकूर को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना हुई थी। आज से केरल में पर्यटकों के आकर्षण के मुख्य केंद्र समुद्र तटों को जनता के लिए फिर से खोला जा रहा है। कर्नाटक आज कन्नड़ राज्योत्सव मना रहा है। इसी दिन 1956 में दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। मैसूर राज्य, जिसमें मैसूर रियासत शामिल थी, उसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के अलावा हैदराबाद निजाम रियासतों के हिस्सों को एक साथ मिला दिया गया था। नवगठित राज्य को आरंभ में मैसूर नाम दिया गया था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। राज्योत्सव के 65वें वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा कन्नड़ ध्वज फहराएंगे और राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। हर वर्ष राज्योत्सव के अवसर पर जानी मानी हस्तियों को राज्योत्सव पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, 20 ग्राम का स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने कल अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की 6ठी आम परिषद को भी शपथ दिलाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने लद्दाख के स्थापना दिवस के चिन्हित करने के लिए कई परियोजना की नींव या लोगों को समर्पित किया है। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में द्रास और तुर्तुक में 2 मिनी हाइडल परियोजनाओं की नींव, लेह में 1000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के वाहन, 112 नंबर हेल्पलाइन, लद्दाख पुलिस की वेबसाइट के शुभारंभ, छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग पोर्टल, नदियों के लिए पुलों का निर्माण, पंचायत घर और लेह और कारगिल जिलों में जलापूर्ति योजना भी शामिल है। एलजी आर के माथुर ने इस अवसर पर बोलते हुए, मुझे जानकारी है कुछ क्षेत्रों में लोगों को डर भी है, जॉब्स के विषय में डर है, लैंड के विषय में डर है, हमारा एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा उस विषय में डर है। इन सारी चीजों में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। जो भी उसमें निर्णय होंगे आपके साथ हम लोग चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने देंगे किसी हालत में जिससे किसी तरह से भी लद्दाख का कोई नुकसान हो, लद्दाख के लोगों का कोई नुकसान हो। ये आश्वासन मैं आपको देना चाहूंगा। श्री माथुर ने राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व से अपील की कि वह अपनी विशाल संभावनाओं का उपयोग करते हुए लद्दाख क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम करे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। फिलीपींस में तूफान गोनी आज सुबह केंटे डुनस के तट से टकराएगा। सरकार ने एहतियात के तौर पर करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। इनमें एलबे प्रांत के 8 लाख लोग शामिल हैं। राजधानी मनीला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 10 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और दुबई में कोलकाता का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स को जीत के लिए 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 120 रन बनाए। एक अन्य मैच में दुबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से पराजित किया। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय आसमान में धुंध छाई रहेगी। यहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम
तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 3 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में तापमान 1 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की खरीद में तेजी आ रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष 159,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, जबकि इस वर्ष 197 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 136 लाख टन से ज्यादा की खरीद अकेले पंजाब ने की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पुलवामा का सच आखिर सामने आया, आज के सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कल श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है, सबूत मांगने वालों को तमाचा। वहीं वीर अर्जुन के शब्द हैं, पुलवामा हमला विपक्ष पर भड़के मोदी। हिंदुस्तान ने लिखा है, पुलवामा के सच से कई चेहरे बेनकाब। देश में लगातार छठे दिन भी कोरोना वायरस संक्रमण के 50,000 से कम मामलों को राष्ट्रीय सहारा ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली में पिछले 2 महीनों में कोरोना के 2 लाख मामले। वीर अर्जुन ने चेतावनी शीर्षक से दिया है, दिल्ली में हर दिन कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड हैं, खतरे की घंटी। पंजाब केसरी ने खबर दी है, दिल्ली में चौथे दिन भी कोरोना के मामले 5,000 के पार। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र आया आगे। दिल्ली में शादियों में 200 लोगों की होगी अनुमति, आज के सभी समाचार पत्रों में है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, मास्क और सैनिटाइजर होंगे अनिवार्य। निर्वाचन आयोग का बयान, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में कोविड का टीका मुफ्त देने का वादा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब, राष्ट्रीय सहारा में है। दैनिक जागरण ने लिखा है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं। पंजाब, हरियाणा में शुक्रवार को जलाई गई इस सीजन की सबसे अधिक पराली। हिंदुस्तान लिखता है, पराली जलाने के रिकॉर्ड मामलों से बिगड़ी हवा। प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 32% तक पहुंची। दिल्ली में 58 साल बाद अक्टूबर का महीना रहा सबसे ठंडा, अमर उजाला सहित कई अखबारों ने दिया है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में जितनी सीट, आज से बैठेंगे उतने यात्री। 20 सवारियों का नियम हुआ खत्म, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। आज से बदले सिलेंडर बुकिंग से बैंकिंग तक के नियम, अमर उजाला में है। आज से ओटीपी के जरिए गैस सिलेंडर देने की शुरुआत की खबर को कई अखबारों ने दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोरोना महामारी के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। भारतीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नियमों को अधिसूचित किया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और सफारियों को आज से खोलने का फैसला। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।